हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पवन अपने चैनल पवन 27 स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो मेरी क्लास है वो ये अब सीटेट 2022 जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आज हम सीडीपी का कल पहला पेपर डाले थे। आज उसी की श्रृंखला में अगला सेट आपके लिए लेकर के आए हैं। वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सीडीपी का। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि चार विकल्प दिए गए हैं और इसमें बताना है कि बच्चा फेल होता है तो क्या कारण है। नंबर ए, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। नंबर बी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। नंबर सी, व्यवस्था फेल हुई है। और नंबर डी, बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चा फेल हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ाने वाला या जो उसके लिए व्यवस्था जिसने की है वहाँ पे कमी आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्यवस्था फेल हुई है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है। नंबर ए, बाल केंद्र शिक्षा पद्धति अपनाकर। नंबर बी, रटने को प्रोत्साहित करके। नंबर सी, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। नंबर डी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। सॉरी। तो यहाँ पे जो है शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है जब बच्चे पर केंद्रित होकर शिक्षा पद्धति अपनाई जाए। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन किया जा सकता है। विकल्प नंबर ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। ये बताना है कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है, उसकी संकल्पना कैसे बतानी है, कैसे बता सकते हैं जो प्रभावी तरीका हो। नंबर ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। नंबर बी, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। नंबर सी, बीज की वृद्धि के लिए चित्र दिखाना। नंबर डी, विस्तृत व्याख्या करना। तो इसमें ये हो जाएगा संकल्पना, अंकुरण संकल्पना की शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि क्या पद्धति क्या होगी। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना। मतलब विकल्प नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। तीसरे विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा। अब चार विकल्प है, बताना है कि कौन सही है। कक्षा में विविधताओं का उत्सव मनाती है। नंबर ए, दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। नंबर सी, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। और नंबर डी, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। देखो, समावेशी शिक्षा का मतलब है सबका समावेश होता है, ठीक है। तो कक्षा में विविधता होती है, जहाँ पे समावेशन सबका कर लिया जाता है वहाँ पे विविधता होती है। विविध विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, कई तरह के, बहुत सारे बच्चे उसमें शामिल होते हैं। तो ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर 4 का ए सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब हमें यह बताना है कि किस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। नंबर ए, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। नंबर बी, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। नंबर सी, सत्य या असत्य वाले प्रश्न। नंबर डी, निबंधात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जो विकल्पों वाले होते हैं या उसका एक या दो ही आंसर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सत्य या असत्य, सही होगा या फिर गलत होगा। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आ जाएंगे।
अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। 4 विशेषताएं दी गई हैं और बताना है कि कौन सी विशेषता जो है वो प्रगतिशील शिक्षा की है। तो पहला ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश देना। नंबर बी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। नंबर सी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। और नंबर डी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा की विशेषता बताएं तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन हो। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी से हो जाएगा 6 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में किसके बारे में चिंतित है। तो कोई भी टीचर है, एक शिक्षक है, प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या एक शिक्षक परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। तो इसके लिए उसके लिए किस चीज़ को शामिल करना आवश्यक होता है। 4 विकल्प है। नंबर ए संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। नंबर बी प्रश्नों के प्रकार। नंबर सी विश्वसनीयता और नंबर डी वैधता। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। परीक्षा का जो पेपर बनाया जाता है, जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है, उसमें संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसका विकल्प नंबर ए सी हो जाएगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि 4 विकल्प है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करना चाहिए। नंबर बी बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, क्या अप्रासंगिक है। नंबर सी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। और एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अन्वेषण का नेतृत्व करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जिस चीज़ का बालक खुद देखकर, सुनकर और छूकर या किसी भी तरीके से उसका अनुभव करता है, वो प्रत्यक्ष रूप से उसको देखते हैं, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे बच्चे जल्दी सीखता है। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो विद्यालय आधारित जो आकलन होता है वो किस पर आधारित होता है मुख्यतः, ये बताना है। 4 विकल्प हैं। नंबर ए बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। नंबर बी किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। नंबर सी विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। नंबर डी आकलन बहुत किफ़ायती या मितव्ययी होना चाहिए। तो विद्यालय आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वो आधारित होता है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। विकल्प नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर में विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को आगे 4 विकल्प हैं, पूरा करना है सेंटेंस। ठीक है, नंबर ए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नंबर बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। नंबर सी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। और नंबर डी अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब अगर व्यक्तिक भिन्नता है, कोई बच्चा थोड़ा जल्दी सीख रहा है, कोई देर में सीख रहा है, किसी को कठिन लगता है, तो टीचर को चाहिए कि उसको सीखने के लिए विविध प्रकार के अलग अलग तरीक़ों से एक ही चीज़ को बतानी चाहिए। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर है। 11 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। नंबर ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक। नंबर बी, विकास हमेशा रेखीय होता है। अच्छा। नंबर सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। गलत बात है, चलती है। नंबर डी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी अंतर संबंधित होती हैं। तो यहाँ पे जो है कौन सा विकास का सिद्धांत है, नहीं नहीं वाले दोनों गलत हो गए। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये भी गलत हो गया। तो नीचे वाले 3 गलत हो गए। बची हुई जो विकल्प संख्या ए है वो सही है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, कोई जल्दी बढ़ता है, कोई कम बढ़ता है, कोई थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये क्या है, ये विकास का सिद्धांत है। तो 11 में क्वेश्चन नंबर 11 का ए विकल्प सही होगा। अब देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं। 4 विकल्प हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। नंबर बी, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। नंबर सी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। और नंबर डी, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। क्या कह रहा है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि मानव का विकास किन किन क्षेत्रों में होता है। तो ये जो है मानव का विकास जो हो रहा है वो मनोवैज्ञानिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, संवेगात्मक होता है, सामाजिक। मानव का विकास 4 चरणों में होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित होता है। नंबर ए, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर। नंबर बी, पुनर्बलन पर। नंबर सी, अधिगम की सक्रिय अनुबंधन पर या ज्ञान के निर्माण पर। देखो, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है। तो जब बच्चों को दिखाया जा रहा, सिखाया जा रहा है, तो ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। विकल्प नंबर डी से हो जाएगा 13 में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कह रहा है जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश डैश किसके कारण रोता है। 4 विकल्प हैं, सामाजिक दुश्चिंता। नंबर बी, संवेगात्मक दुश्चिंता। नंबर सी, अजनबी दुश्चिंता। नंबर डी, वियोग दुश्चिंता। तो उसे संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण वो रोता है। विकल्प नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। 14 में विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है। नंबर ए, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। नंबर बी, समाज में बड़ों का सम्मान करना। नंबर सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। और नंबर डी, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। देखो, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो विकल्प नंबर जो इसमें सी है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। 15 में विकल्प नंबर सी हो जाएगा आंसर। हाँ, सी है। शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। तो 15 का सी हो जाएगा आंसर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह किसको दर्शाता है? नंबर ए वैश्विक प्रवृत्तियां, नंबर बी प्रयोजनात्मक उपागम, नंबर सी प्रगतिशील चिंतन और नंबर डी लैंगिक पूर्वाग्रह। देखो, अगर लड़कियों को वरीयता देता है तो यहाँ पे लड़कों को जो है निराश किया जा रहा है, लड़कों को मतलब पक्षपात किया जा रहा है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह की भावना को दर्शाता है। ठीक है, तो 16 में विकल्प नंबर डी हो जाएगा, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, लैंगिक पूर्वाग्रह ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 16 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा आंसर। 17 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 17 नंबर कह रहा है वाइगॉस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगॉस्की ने सामाजिक कारण दिए थे, इसलिए अब देखते हैं विकल्प में सामाजिक है कहीं। नंबर ए आनुवांशिक, नंबर बी नैतिक, नंबर सी शारीरिक, नंबर डी सामाजिक। जी, सामाजिक आ गया ना, तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी से हो जाएगा सामाजिक। वाइगॉस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक कारक पे। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। 17 में विकल्प नंबर डी। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश 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 किस सिद्धांत से प्रभावित है? ठीक है, क्या कह रहे हैं? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किस सिद्धांत से प्रभावित है? नंबर ए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, नंबर बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, और नंबर सी वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, और नंबर डी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, क्योंकि वैविध्यपूर्ण के बहुत प्रकार के कार्य कर रही है और ये बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो विकल्प नंबर इसमें बी से हो जाएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित। अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस पर या किस सिद्धांत पर आधारित है? देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4 विकल्प दिए गए हैं। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, नंबर बी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, नंबर सी सीखने की तत्परता, और नंबर डी सहभागीदारता। मतलब वो सभी को उदाहरण देती है और उनसे ही क्वेश्चन निकलवाती है आंसर, तो इसमें सक्रिय सहभागिता होती है, सक्रिय भागीदारिता होती है। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? नंबर ए बैठने की उचित व्यवस्था, नंबर बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, नंबर सी विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, नंबर डी विषय वस्तु में प्रवीणता। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो वो हो जाएगा विषय वस्तु में प्रवीणता। अगर कोई शिक्षक विषय वस्तु में प्रवीण नहीं है तो अच्छे से बच्चों को अधिगम नहीं करा सकता, तो 20 में विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर।
21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नंबर ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। नंबर बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। नंबर सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नंबर डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो यहाँ पे कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है, नैतिक मूल्य करने हैं तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे नंबर ए, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। नंबर बी, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। नंबर सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। नंबर डी, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। तो कह रहे हैं छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। विकल्प नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। नंबर ए, बच्चे को निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। गलत बात। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। नहीं। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक। और नंबर डी, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसमें जो है प्रवेश परीक्षा तो लेनी नहीं है और अन्य बच्चों से अलग भी नहीं रखना है। नंबर ए, निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भी भेजना नहीं है। तो नंबर सी इसमें से हो जाएगा। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। 23 में विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। हमने विकल्प बताया था कि पियाजे से जरूर आता है क्वेश्चन पेपर में। देखो आ गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो नंबर ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। नंबर बी, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता से। नंबर सी, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता से। और नंबर डी, सामाजिक मुद्दों से सरोकार से। तो संवेदी प्रेरक या इंद्रियगामक अवस्था जो होती है वो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा 24 में ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मतलब बताना है कि मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। नंबर ए, पालन पोषण और शिक्षा का। नंबर बी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नंबर सी, केवल वातावरण का। नंबर डी, केवल आनुवंशिकता का। देखो मानव का व्यक्तित्व किसका परिणाम होगा, उसकी जो आनुवंशिकता है और वातावरण की अंतःक्रिया, यही जो है उसके दो कारण हैं जो मानव का व्यक्तित्व के परिणाम है। 25 में विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। नंबर बी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। नंबर सी, ऐसे प्रत्येक शिक्षार्थियों को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। और नंबर डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं।
विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा 26 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। नंबर ए, प्राकल्पना का परीक्षण करना। नंबर बी, समस्या के प्रति जागरूकता। नंबर सी, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। नंबर डी, प्राकल्पना का निर्माण करना। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो पहला चरण होता है कि समस्या जब उत्पन्न होती है तब बच्चा आगे बात करता है। तो समस्या के प्रति जागरूकता, कोई समस्या है उसके प्रति अगर जागरूकता है तो समस्या समाधान की जो श्रेणी होती है, जो उसकी पद्धति होती है, जो उसके चरण होते हैं, वो ये पहला चरण होता है कि समस्या के प्रति जागरूक होना चाहिए। 27 में विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। नंबर ए, अनुभविक। नंबर बी, भावनात्मक। नंबर सी, आध्यात्मिक। नंबर डी, व्यावसायिक। देखो, अनुभव करना सीखना नहीं है, भावात्मक। जब तक भाव नहीं है तब तक सीखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा इसका, 28 का विकल्प नंबर बी। भावात्मक का तात्पर्य कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव, यानी सुखद भाव जो अधिगम को सुगम बनाते हैं। तो 28 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, भावात्मक। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि नंबर ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। नंबर बी, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। नंबर सी, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। नंबर डी, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। अगर बच्चा जब कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इसका कारण यह है कि वो किसी काम को बार बार कर रहा है, मतलब संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसलिए बच्चा ऊबता है। तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, 29 का। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन से पहले पहुंचने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारे वीडियो को पहुंचाने के लिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो इस वीडियो को शेयर करें। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम पर डे आपका कोई ना कोई पेपर सॉल्व कराते हैं। अभी एक पेपर कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या किया जा सकता है। अभी CDP चल रही है, जब CDP के पेपर 2 3 4 हो जाएंगे फिर दूसरे सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश 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 की ओर संकेत करती हैं। नंबर ए, वे कैसे सीखते हैं। नंबर बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। नंबर सी, सीखने की अनुपस्थिति। नंबर डी, शिक्षार्थियों में सामाजिक आर्थिक स्तर। कह रहे हैं कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं। अगर शिक्षार्थियों की त्रुटियां हो रही हैं बार बार तो वो कहती हैं यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, मतलब उसको जो है अभ्यास की आवश्यकता है। वहाँ पे क्या है, अभ्यास की बहुत ही अधिक आवश्यकता है अगर त्रुटियां हो रही हैं, क्योंकि अभ्यास करने से ये त्रुटियां समाप्त कर सकते हैं हम। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों को इस YouTube चैनल से जोड़ें ताकि उन सभी तक हमारा ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।